सुप्रभात बेटा। कल हमने पाठ 14 लोकगीत कि लोकगीत क्या है। लोक अर्थात लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत। एक होता है जैसे हमारे हिंदी गीत होते हैं, अंग्रेजी में, पंजाबी में, लेकिन जो आम भाषा में, हमारे क्षेत्रीय भाषा में, हमारी जो आम बोली होती है उसमें लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं, जिनको आम आदमी भी समझ सकता है। तो कल हमने इस पाठ पर चर्चा की थी, इसको समझा था, और आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि निबंध में लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं या कौन से ऐसे लोकगीत होते हैं जिनको हम आम भाषा के कौन से गीत होते हैं जिनको समझा जाता है। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों के इतिहास, उनकी रचनात्मक, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान होना, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य और लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अर्थात जैसे हमारा बांसुरी होता है, सुर ताल मिलाना, करताल इत्यादि के अतिरिक्त जो लोकगीत होते हैं उसमें कोई ऐसी विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। औरतें बिना इनके माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी अपने गीतों को गा सकती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से होते हैं। हमारे यहाँ त्योहारों पर नहाते समय, नहाने जाते हुए राह में, विवाह के, मटकोड, ज्योनार के संबंधियों से के लिए, प्रेम युक्त गाली के जन्म पर आदि अवसरों पर गाए जाने वाले अलग गीत हैं जो स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। अर्थात क्योंकि हमारा देश क्या त्योहारों का देश है, इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे विवाह के उत्सव में जो भी हमारे जो लोक रीति रिवाज हैं, प्रचलित हैं, उनमें हर रीति रिवाज पर स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन या जिसकी शादी होती है वहाँ पर नहाते जाते समय भी गीत गाया जाता है। जब औरतें गली में से गुजर रही होती हैं तो वो भी आपस में गीतों को गुनगुनाती रहती हैं। इसके अतिरिक्त पानी लेने के लिए जाते तब भी स्त्रियाँ अपने गीतों को गुनगुनाती रहती है, गीत गाती रहती हैं। इस तरह से वो भिन्न भिन्न मौक़ों पर गीतों को गाती रहती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। कि लोकगीत में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उत्तर है, हमारे यहाँ त्योहारों लोकगीतों पर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कि ये हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं। अर्थात गांव का जीवन कैसा है उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करवाते हैं। इनके वाद्य यंत्र बहुत सरल होते हैं, जैसे ढोल, ढपली, थाल इत्यादि। मतलब जो घर में ही प्रयुक्त सामान को ये अपने वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई लंबा चौड़ा साजो सामान जैसे बांसुरी है या ऑर्केस्ट्रा इत्यादि, पियानो, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। ये समूह में ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं, अर्थात ग्रुप में गाए जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का संचार हो जाता है। यानी कि हमें एक दूसरे को खुशी मिलती है, खुशी के कारण वो हमारा जो आवाज़ है वो और तेज़ हो जाती है। इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हमें सुर ताल की आवश्यकता नहीं होती, ये वैसे ही लय में गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ क्या है, पाठ में पढ़कर मालूम करो और लिखें। कि पाठ के आधार पर विद्यापति शब्द यहाँ पर क्यों प्रयुक्त किया गया है। पूर्व की बोलियों में हमेशा मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं। यानी कि पूर्व की बोलियों में अर्थात पूर्वी देशों में कौन कौन से मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा लिखित गीत ही गाए जाते हैं। परंतु अगर वहाँ से निकलकर अब राज्य या प्रदेश में जाएं तो उन लोगों के लोकगीतों की रचना करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद है। अर्थात हर क्षेत्र में उनके द्वारा न गाकर हर क्षेत्र में ऐसा कोई न कोई प्रचलित संगीत या गीत है जो वहाँ पर गाया जाता है और जिसे लोग पसंद
करते हैं। तो इसलिए कहा कि विद्यापति, विद्यापति यानी कि विद्या का पति, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। और मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा गीत ही पूर्व में गाए जाते हैं, लेकिन हर दिशा में अपने में कुछ न कुछ श्रेष्ठ होता है। फिर है भाषा की बात। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द समूह सूझे उनकी एक सूची बनानी है। लोक शब्द से संबंधित शब्द बनाने हैं। जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र, फिर उनका वाक्यम प्रयोग है। दुनिया में अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। फिर है लोकमंच। लोकमंच आम जनमानस की परेशानियों को दिखाने का सबसे सरल तरीका है। लोकहित, हमें वह कभी नहीं करना चाहिए जो लोकहित में न हो। लोकहित यानी कि लोगों की भलाई के द्वारा। लोकप्रिय, वह उत्पाद बाजार में बहुत ही लोकप्रिय है, यानी कि बहुत पसंद है। लोकमत, विपक्ष ने लोकमत का सम्मान किया है। तो ये थे जैसे लोक शब्द से संबंधित होने वाले शब्द। फिर है 12 मासा गीत। 12 मासा यानी कि 12 साल पूरे वर्ष में। गीत में साल में 12 महीनों का वर्णन होता है। और इस तरह से कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इकतारा, एक, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाई, नवरात्र। तो ये एक तरह से हमारे द्विगु समास के भी शब्द बन जाते हैं, क्योंकि द्विगु समास क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ शब्द बने हुए हैं और जिनका अर्थ हमें बताना है। जैसे इकतारा, एक तार से बजने वाला वाद्य यंत्र। सरपंच, पंचों में प्रमुख। चारपाई, 4 पैरों वाली। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार, एक ग्रुप की बात की गई है। अठन्नी, अठन्नी होता है 8 अन्नों का समूह, जिसे हम 50 पैसे का सिक्का भी कहते हैं, यानी कि सिक्के का आधा भाग। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे अठन्नी को भी बोल सकते हैं। और अठन्नी वैसे क्या होता है, 8 अन्नों का समूह, 8 अन्नों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह या जहाँ से 3 राहें मिलती हों। दोपहर, 2 पहरों का समूह, यानी कि जिस दिन के 2 पहर मिलते हों। छमाही, 6 महीने में होने वाला। नवरात्र, 9 रातों का समूह। तो ये द्विगु समास के अंतर्गत भी हैं या संख्यावाची शब्द भी हैं। इनसे हम आगे होने वाले शब्दों, अंकों को भी जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ जैसे कि हमने झांसी की रानी में उसमें बताया था कि मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा में एक लोकवाद यंत्र का वर्णन किया गया था। और इससे ही हम संपूर्ण एक पैरा दिया हुआ है जिसको हम फिल करना चाहते हैं। जैसे तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित यह दिखाने में अंग्रेजी में आ गया शब्द, जैसे ऊपर दिए हुए हैं कि को, में, से शब्द लगाकर इस वाक्य को यानी कि इस पैरे को पूरा करना है हमें। तो ये है, इसको मैं उत्तर पढ़ के बता देती हूँ मैं तुम्हें। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होता है। अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह की आ गया, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसी से बने यह वाद्य यंत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे। संकरा अर्थात बहुत ही भीड़ा, छोटे मुंह वाला रहे, और कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। घंटी नुमा जैसे घंटी होती है, ऊपर से भीड़ी होती है यानी कि संकरी होती है, और नीचे से मुंह उसका खुला होता है, राउंड में होती है घंटी, जैसे मंदिर की घंटी आपने कभी देखी हो। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। फूंक मारने पर एक छोटी सी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं।
तो राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है ये, जिसका नाम क्या है, बरगू। उत्तर प्रदेश में यह तुरी के नाम से जानी जाती है, और मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंधा और हिमाचल प्रदेश में रणसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंधी भी कहा जाता है। तो ये एक वाद्य यंत्र है जिसकी क्या होती है, एक छोटी सी पाइप या नली होती है, और आग जो बहुत ही भीड़ी यानी कि संकरानुमा होती है, बहुत टाइट होती है, आगे से घंटी नुमा राउंड में होती है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जो इस वाद्य यंत्र को किस नाम से, बरगू नाम से जाना जाता है, तुरी के नाम से, रणसिंघा के नाम से, रणसिंहा के नाम से, और कंकड़ सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाद्य यंत्र अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से जाने जाते हैं, और इन्हें बजाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया या शिक्षा ली जाती है। लेकिन लोकगीत जो है उनको गाने के लिए या उनको बजाने के लिए कोई विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो घर में ही जैसे थाल है, ढोकली है, ठुमरी है इत्यादि यंत्रों के द्वारा ही बजाया जाता है। और इनको गाने के लिए भी कोई सुर ताल नहीं होता, ये समूह में ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ लोकगीत, जिसके प्रश्न उत्तर पर आज हमने चर्चा की है।